हेलो एवरीवन, टारगेट CUET 2022 और टॉपिक चल रहा है अपना एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हम आज देखेंगे अडैप्टिव रेडिएशन। ठीक है, सॉरी। सो कंटिन्यू करते हैं हम अपना टॉपिक। और लास्ट क्लास में आई डिड इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, जहाँ मैंने आपको मॉथ्स का समझाया था, रिमेंबर, जहाँ कहा था कि कैसे पहले वाइट मॉथ सर्वाइव करते थे, बट कैसे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से वाइट मॉथ्स जो है वो कम होते गए एंड जो डार्क विंग्ड मॉथ्स थे उनका पॉपुलेशन बढ़ गया था। नेचुरल सिलेक्शन की बात मैंने आपको समझाई थी। उसी का ये कंटिन्यूएशन में पार्ट है कि एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब होता है मैन मेड, मतलब हर वो एक्शन जो हम करते हैं हमारी वजह से होता है, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक। सो एक्सेस यूज ऑफ, अब हम ही करते हैं ना, यूज ऑफ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, दे हैव रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज इन मच लेसर टाइम स्केल। कम से कम टाइम स्केल में ये है कि अब जैसे कि आजकल सिंपल देख लो आप, सिंपल मतलब रियल लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ। ऑल आउट पहले के ज़माने का, नॉट पहले के ज़माने, आज से 15 ईयर्स पहले जब ऑल आउट आया था, 15-20 ईयर्स पहले, जो लिक्विड वाला, तो उस ऑल आउट से इनिशियली मच्छर भागते थे। बट अब का सिचुएशन, वो पुराना वाला ऑल आउट अगर आप जलाते हो तो उसी के आसपास मच्छर घूमते हैं, उसके ऑल आउट के ऊपर तो मच्छर ऐसे हंसता है कि ये मेरा क्या कर लेगा। तो अब देखो कितनी चेंज वो आती है लिक्विड्स। अब उसमें वो जाने क्या पावर ये लगा देते हैं, पावर बूस्टर लगा देते हैं, जाने क्या क्या बोलते हैं, बट दे हैव चेंज, कुछ ना कुछ वो चेंज वो करते रहते हैं तब, क्योंकि वो फिर रेजिस्ट हो जाते हैं। समझ रहे हो? एंटीबायोटिक्स ज़्यादा क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फिर वो लेते रहोगे तो फिर वो कुछ ना कुछ वैरायटी हमेशा रेजिस्टेंट बन के बाहर आ जाती हैं और वो रेजिस्टेंट वैरायटी फिर डेवलप कर जाते हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके से हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड जितना हम यूज़ करेंगे उससे क्या है, ऑन द स्पॉट जो नहीं वेरिएशन जिनमें आई हैं वो तो मरेंगे, लेकिन जिनमें वेरिएशन आए हैं वो तो इसको आराम से झेल के निकल जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे रेजिस्टेंट वैरायटी का डेवलपमेंट हो जाता है। तो दिस इज़ ट्रू फॉर माइक्रोब अगेंस्ट विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक। मैंने अभी बताया कि जितना हम एंटीबायोटिक्स लेंगे उतना रेजिस्टेंट होता जाएगा माइक्रोब्स। तो इसलिए एंटीबायोटिक का प्रॉपर कोर्स भी करना चाहिए कि 5 डेज़ का डॉक्टर ने कहा है, तो इवन इफ़ आप 1 ही 2 डोज में ठीक हो जाते हो फिर भी आपको 5 डेज़ का कोर्स जो है वो कंप्लीट करना पड़ता है। समझ रहे हो? तो वन शुड डू दिस। एंड रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स दे अपीयर इन अ टाइम स्केल ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स एंड नॉट इन सेंचुरीज। तो ये जो रेजिस्टेंट है, ये जो भी स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये सेंचुरीज नहीं लगती हैं, ये ईयर्स या फिर मंथ्स में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतने केमिकल आप वो कर देते हो कि दे आर बाउंड टू इवोल्यूट, मतलब एवोल्यूशन बार बार होता रहता है। सो यही है एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन जो है वो बता रहे हैं। ये सारे एंथ्रोपोजेनिक से रेजिस्टेंट वेराइटीज़ जो एवोल्यूशन आए हैं उसके ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। और एवोल्यूशन यही है कि इट्स अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस बेस्ड ऑन चांस इवेंट्स इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। यानी एवोल्यूशन कोई प्लान्ड वो नहीं है कि हाँ ठीक है अब ये होगा, अब ये होगा, ये वो होगा। इट्स नॉट अ प्लान्ड थिंग, इट्स अ स्टोकेस्टिक, मतलब ये एक चांस इवेंट्स की बात है कि अकॉर्डिंगली जो भी चेंजेस आएंगे उस हिसाब से वो पाथ पकड़ेगा। इसको आप डिज़ाइन नहीं कर सकते, इसको आप एक पाथवे नहीं दे सकते हैं, ये कहना चाह रही है। चांस इवेंट्स और चांस म्यूटेशन कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रेडिक्टेड जो है, इतना इंसान प्रेडिक्ट करके हाँ अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अडैप्टिव रेडिएशन पे। तो अडैप्टिव रेडिएशन जो है ये कहता है एवोल्यूशन हुआ है लेकिन एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में। इसके 2-3 बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। एक तो है डार्विन्स फिंचेस। डार्विन्स फिंचेस क्या है? एक आइलैंड हुआ करता है, गैलापागोस आइलैंड, जहाँ डार्विन ने ऑब्जर्व किया था स्मॉल ब्लैक बर्ड्स, जिसको डार्विन्स फिंचेस कहा जाता था। ही रियलाइज दैट देयर वर मेनी वेराइटी ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड, मतलब वहाँ पे बहुत सारे फिंचेस एक ही उस पर थे। एंड ऑल द वेराइटीज ही केम अक्रॉस इवॉल्व इन आइलैंड। इट्स मतलब वेराइटी ऑफ ये फिंचेस वहाँ पे थे। और ये सारे फिंचेस कहाँ से आए? तो ये सारे फिंचेस अपीयर हुए थे वहीं
मतलब उसी गैलापागोस आइलैंड में ही नए नए वेराइटीज़ आते चले गए, और ये वेराइटीज़ गैलापागोस को छोड़ के कहीं और नहीं पाया जाता है। तो उन्होंने बताया कि ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर वाले जो थे वो तो थे, उसी में एवोल्यूशन हुआ और होते होते ऑल्टर्ड बीक्स के साथ आए, और उनको इंसेक्टिवोरस या वेजिटेरियन फिंचेस, मतलब दे एक ही पॉइंट से दे डाइवर्स्ड। तो लेकिन उसी पर्टिकुलर एरिया में, दैट इज गैलापागोस आइलैंड। सो दिस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन of different species in a given geographical area starting from a point and radiating to other areas, मतलब एक point, यानी वो ये जो ब्लैक बर्ड्स थे ये ओरिजिनल होगा, अब यहाँ से वेजिटेरियन आ गया, यहाँ से इंसेक्टिवोरस आ गया, यहाँ से ऑल्टर्ड बीक्स आ गए, यहाँ पे पॉइंटेड बीक्स आ गए, ऐसे करके अलग अलग फिंचेस डेवलप हो गए उसी पर्टिकुलर एरिया जिसको गैलापागोस आइलैंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये अलग अलग डार्विन्स फिंचेस हैं, ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? गैलापागोस आइलैंड, लेकिन एवोल्यूशन के थ्रू दे बिकेम डिफरेंट। तो ये है, दिस इज अडेप्टिव रेडिएशन, एक ही जोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट स्पीसीज का आना फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एंड रेडिएटिंग, बट जोग्राफिकल एरिया क्या? गैलापागोस आइलैंड। सिमिलर एग्जाम्पल जो है वो है मार्सुपियल्स। आपको ये पता है ना, जितने भी ये कंगारूज होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के कहीं नहीं पाए जाते। तो ऑस्ट्रेलिया बीइंग द गिवन जोग्राफिकल एरिया, अब मेन जो मदर मार्सुपियल है वहाँ से कितने सारे मार्सुपियल्स जो हैं वो डेवलप हुए, लेकिन कहाँ? सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। जैसे कि ये देखो मार्सुपियल रेडिएशन, तो मदर जो भी थी यहाँ से ये तस्मानियन वुल्फ भी आया, टाइगर कैट भी आए, बैंडेड एंटीटर, कैंगारूज, मार्सुपियल रैट, वोम्बैट, बैंड, ये सारे जो हैं ये आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया जोग्राफिकल रीजन हो गया, इस एक जोग्राफिकल रीजन में एक एंसेस्टर से कितने सारे स्पीसीज डेवलप हुए, इसी को हम अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। समझ में आया? सो नंबर ऑफ मार्सुपियल ईच ऑफ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर evolved from ancestral stock but all within Australian island continent. So इसको हम अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में एक अडेप्टिव हुआ, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया एक पॉइंट से सब रेडिएट हुए एक जोग्राफिकल एरिया में, तो ये आपको क्या लग रहा है, कन्वर्जेंट बोलोगे डाइवर्जेंट बोलोगे? तो ये एक, उसको तो हम कहेंगे डाइवर्जेंट, ऑब्वियसली हमें दिख भी रहा है कि एक कॉमन पॉइंट से ये डाइवर्ज हुआ है। लेकिन सपोज ये एक जोग्राफिकल एरिया है और एक अडेप्टिव रेडिएशन यहाँ चला, एक अडेप्टिव रेडिएशन यहाँ चला, एक यहाँ चल रहा है, उसी में मतलब 2-3 अडेप्टिव रेडिएशंस चल रहे हैं, तब हम इसको तो हम कहेंगे कन्वर्जेंट, और एक सिंगल अडेप्टिव रेडिएशन को हम डाइवर्जेंट बोलेंगे। ध्यान रखना इस चीज़ को, ये कह रहा है व्हेन मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव occurred in isolated geographical area representing different habitats। जैसे मान लो ये ऑस्ट्रेलिया में एक पर्टिकुलर हैबिटेट में मार्सुपियल रेडिएशन चल रहा है, एक जगह प्लेसेंटल है, जैसे कि कह भी रहा है प्लेसेंटल मैमल इन ऑस्ट्रेलिया ही है, तो वो अडेप्टिव रेडिएशन इवॉल्विंग वेराइटीज ऑफ प्लेसेंटल मैमल ईच ऑफ विच अपीयर्स टू बी सिमिलर टू अ कॉरस्पॉन्डिंग मार्सुपियल। ठीक है, तो देखने से दोनों सिमिलर लगते हैं बट अलग अलग हैं। आप ये डायग्राम में देख सकते हो, देखो प्लेसेंटल मैमल्स ये सारे हैं और वहीं से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स ये हो गए। तो पिक्चर शोइंग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल, यानी कि एक पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में एक जगह प्लेसेंटल मैमल्स इवॉल्व, मतलब इनका अडेप्टिव रेडिएशन चल रहा है, और दूसरी तरफ मार्सुपियल। तो ये दो एडेप्टिव रेडिएशन एक ही कॉन्टिनेंट में चल रहा है, तो इसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, और डाइवर्जेंट कब? जब ओनली वन अडेप्टिव रेडिएशन, जैसे कि फिंचेस वाला जो है गैलापागोस आइलैंड में एक वही हुआ तो वो डाइवर्जेंट हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 2 अडेप्टिव रेडिएशन चल रहे हैं, एक हो रहा है प्लेसेंटल मैमल और एक मार्सुपियल का।
तो ऐसे केस में हम ऑस्ट्रेलिया वाले जो एवोल्यूशन है उसको हम कहेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, बिकॉज टू अडेप्टिव रेडिएशन गोइंग ऑन टुगेदर। आई होप यू अंडरस्टूड। और अडेप्टिव रेडिएशन क्लियर हो गया होगा ना आप लोगों को। अब एक जोग्राफिकल एरिया में कॉमन एंसेस्टर से वैरायटी ऑफ स्पीसीज का डेवलप होना। ये डायग्राम से अब आप क्लियर हो गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इनके नेम्स लर्न कर लेना। ये डायग्राम देख के ऐसे छोड़ना मत, यू हैव टू लर्न द नेम्स। नाउ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। अब डार्विन का थियरी का थोड़ा सा हम डिटेल देखते हैं। देखो, डार्विन जो थे वो प्योर बिलीव करते थे थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे। उस चीज़ को और डिटेल में यहाँ पर समझाया गया है कि डार्विनियन थियरी अबाउट एवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन, ये मैंने आपको समझा दिया है। सो द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म इज लिंक टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन। यानी कि जो एवोल्यूशन होगा उसका जो टाइम स्पैन होगा वो डिपेंड करेगा कि लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन कितनी है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा लंबा, जैसे ह्यूमंस का लाइफ लॉन्ग है, लाइक एवरेज 65-70 ईयर्स एवरेज जाता है, तो फिर इस लाइफ स्पैन में एवोल्यूशन देखो ज़माने पहले हुए थे। आप BC वाले ईरा में भी जाओगे तो भी आपको ह्यूमन बींग्स ही मिलेंगे, एंड अभी भी ह्यूमन बींग्स ही चल रहे हैं। तो कितना टाइम हो गया, हज़ारों साल हो गए, तो भी होमो सेपियंस ही चल रहे हैं। तो ये चेंज क्यों जल्दी नहीं आ रहा? क्योंकि लाइफ स्पैन लंबा है, तो ये टाइम लेगा, मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं, समझ रहे हो। बट अगर यही मैं बैक्टीरिया की बात करूँ तो यही एवोल्यूशन का जो टाइम होगा वो कम होके कुछ महीने हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे इकोलाई बैक्टीरिया है, हर 20 मिनट पे डिवाइड करेगा, एक दिन में तो 4 पुश्तें आ जाती है। तो फिर सोचो आप महीने 2 महीनों में तो इनकी एवोल्यूशन और वेरिएशन आके कुछ नया तो ज़रूरी बनता है, समझ रहे हो। ये कोविड का देख लो ना, कोविड के जो वायरस है, कितना सा साल कोविड का था, 2-3 साल हुए। इस 3 इयर्स में कितनी वेरिएंट्स आ गए, इससे अंदाज़ा लगा लो आप कि कितना म्यूटेशन आ रहा है, कितना एवोल्यूशन आ रहा है, जस्ट बिकॉज देयर लाइफ स्पैन्स आर वेरी शॉर्ट। तो देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एंड टू इवॉल्व। कहना ये चाह रहे हैं कि some organisms are better adapted to survive in otherwise hostile environments. So adaptive ability is inherited. तो एक्चुअली इट्स नॉट कि सिर्फ अडेप्ट कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, इट हैज़ अ जेनेटिक बेसिस। मतलब जो भी चेंजेस आए हैं वो जीन्स में आए हैं, और अगर चेंजेस जीन्स में होंगे तो ऑब्वियसली वो इनहेरिट होगा। तो जो अडेप्टेशन करने की क्वालिटी है वो प्रीवियस जनरेशन से नए जनरेशन में इनहेरिट हुआ है। तो वही कह रहा है कि इट हैज़ अ जेनेटिक बेसिस। सो फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय द नेचर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सो ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये डार्विनियन थियरी ऑफ एवोल्यूशन के की कॉन्सेप्ट्स हैं कि ब्रांचिंग डिसेंट यानी ब्रांच करेंगे, मतलब जेनेटिक वाला पार्ट कि वो इनहेरिट होगा, एंड नेचुरल सिलेक्शन तो आप जानते हो। ठीक है, सो ये 2 की पॉइंट्स हैं डार्विनियन थियरी ऑफ एवोल्यूशन। Now Lamarck theory of evolution, theory of inheritance of acquired character. Lamarck, like very strangely, he talked about acquired characters का evolution, ठीक है। But acquired characters inherit नहीं होते हैं, only those characters are inherited। ये डार्विन तो कहते थे कि जेनेटिक बेसिस है, जो जीन्स में चेंज आएगा वही इनहेरिट होगा। तो फिटनेस हो या अडेप्टिव एबिलिटी हो, नेचर सिलेक्शन, ये सब कहीं ना कहीं जेनेटिकली रिलेटेड है। वेयरएज लामार्क कहते थे अक्वायर्ड कैरेक्टर्स इनहेरिट होता है, जो कि सही नहीं है। फ्रेंच लामार्क said, naturalist Lamarck had said that evolution had occurred but driven by use and disuse। उन्होंने जिराफ के एग्जाम्पल दिए कि टॉल ट्रीज पे फोरेज करने के लिए वो बार बार ऐसे एक्सटेंड होता था, इसीलिए उसकी गर्दन जो है वो लंबी हो गई, जो कि ऐसा नहीं होता है। एक साइंटिस्ट थे ना जिन्होंने माउस के टेल को भी बार बार कट किया कि हम कट कर देंगे तो अगली जनरेशन में कट टेल वाले माइस आएंगे, नहीं हुआ, बिकॉज दीज आर अक्वायर्ड कैरेक्टर्स। अगर आज
भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पैर समहाउ चले गए, तो क्या आगे के पुश्ते लूले लंगड़े थोड़ी ना आएंगे, समझ रहे हो। सो अक्वायर जो भी हमने अपनी लाइफ टाइम में अक्वायर करी है वो इनहेरिट हो जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड ओनली व्हेन देयर चेंज इन द जर्म सेल, जीन्स में चेंज आया तभी वो इनहेरिट होगा, ये ध्यान रखना है। सो इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी हुगो डी व्राइस बेस्ड ऑन हिज इवनिंग प्राइमरोज फ्लावर्स थे, उसमें इन्होंने म्यूटेशन वाला आइडिया लाया। मतलब डार्विन तो थे कि नेचुरल सिलेक्शन है, स्लोली एवोल्यूशन होता है, धीरे धीरे करके चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, डार्विन ये सारी बातें बोलते थे। एक साइंटिस्ट आए हुगो डी व्राइस, उन्होंने बोला कि म्यूटेशन जो है वो सडनली पॉपुलेशन में लार्ज डिफरेंस ले आते थे, ठीक है। तो इनका मतलब हुगो डी व्राइस सपोर्टेड म्यूटेशन थियरी। वो कहते थे कि म्यूटेशन अचानक से आता है और वो एवोल्यूशन ले आता है, एंड नॉट द माइनर वेरिएशन जो डार्विन बोलते थे। और म्यूटेशन हम जानते हैं सडनली जो चेंजेस, रैंडम चेंजेस, डायरेक्शनलेस चेंजेस जो आ जाते हैं वो हैं, और डार्विन बोलते थे वेरिएशन स्मॉल होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं, तरीके से आते हैं। हालांकि दोनों अपनी अपनी जगह पे सही थे, बट हुगो डी व्राइस कहते थे ओनली म्यूटेशन, डार्विन वाज ओनली, बट दोनों एक्चुअली अकर करते हैं। तो एवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल, डी व्राइस सॉल्टेशन पे बिलीव करते थे, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। अपनी अपनी जगह दोनों सही थे, लेकिन ये नहीं है कि हुगो डी व्राइस जैसे कह रहे थे कि ओनली म्यूटेशन, तो वो भी नहीं सही था। डार्विन का ये जो बिलीफ था वो तो ऑब्वियसली सही था, बट म्यूटेशन को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, बिकॉज म्यूटेशन भी होता है और चेंजेस आते हैं, राइट। सो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की जान है बच्चों। ये बात करता है कि सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो ये सिंपल ये बताता है कि एक पॉपुलेशन है, उसमें एक कॉमन फीचर तब तक चलेगा, एक कॉमन जो फीचर है वो सब में रहेगा, ठीक है, तो यानी स्टेबल है पॉपुलेशन। और अगर वहाँ जहाँ कहीं भी ज़रा सा भी वो फीचर हट के कुछ नया चेंज आएगा तो फिर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। मतलब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 है, अगर चेंजेस आएंगे तो ये फ्रीक्वेंसी हिलेगी। जैसे इन अ गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स ऑफ अ जीन ऑन अ लोकस, लाइक दिस इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशन। तो ये वही एल्जेब्रिक इक्वेशन से ये समझा रहे थे कि टोटल जीन है, उसमें से जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम है वो आप इस तरीके से ले सकते हैं। एलील्स 2 ही होते हैं ना, जैसे कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी जो टॉलनेस का था पी प्लांट में, तो ये 2 एलील्स होते हैं, तो इसको ये एल्जेब्रिक इक्वेशन में डाल दो, टी प्लस ये टी कर दो, तो क्या होएगा, एक ये आ जाएगा प्लस 2tt प्लस टी स्क्वायर। तो यही कॉम्बिनेशन बैठेगा ना बच्चों, क्योंकि अगर ये 2 एलील्स मैं लूँ तो या तो कॉम्बिनेशन ये होगा, या तो कॉम्बिनेशन ये होगा, या तो ये होगा, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं बैठेगा। तो ये वही समझाना चाह रहा है कि ये 3 ही कॉम्बिनेशन बैठेंगे, तो जब तक पॉपुलेशन में ये 3 कॉम्बिनेशन है तब तक इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि 1 है, यानी पॉपुलेशन स्टेबल है, कोई चेंज, वेरिएशन, डिफरेंस कुछ नहीं आया है। लेकिन जहाँ यहाँ के अलावा अब कुछ आया तो वो फ्रीक्वेंसी हिली ना, ये कहना चाह रहे हैं। तो when frequency measured differs from expected values, the difference indicate extent of evolutionary change। अब जैसे सिंपल सा लॉजिक है, अभी ये जो है वो टॉलनेस हाइट के एलील्स हैं। the character height of pea plant has 2 alleles capital and small t। ये 3 तरीकों से कंबाइन होके 3 तरह के पी प्लांट्स अभी अवेलेबल हो रहे हैं। 2 तो टॉल हैं, एक होमोजाइगस टॉल है, एक हीट्रोजाइगस टॉल है और एक ड्वार्फ प्लांट है। इसके अलावा कोई अलग तरह का पी प्लांट अभी तक अपीयर नहीं हुआ है, यानी कि पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी 1 जा रही है, ठीक जा रही है, पॉपुलेशन स्टेबल है। कुछ भी नया आएगा तो ये फ्रीक्वेंसी हिलेगी, ये चेंजेस आएंगे, इसमें कुछ नया जुड़ेगा, तो जितना ये वैल्यू चेंज होगा उतना एक्सटेंट ऑफ एवोल्यूशन हमें पता लगेगा। तो इसी चीज़ का जो भी एवोल्यूशन हम एवोल्यूशन करते हैं
उसी चीज़ को हार्डी वेनबर्ग ने थोड़ा सा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करवाया था। इससे थोड़ा क्लियरली समझ आ जाता है कि हाँ कितना चेंज हुआ है। लाइक डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम या चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन वुड देन बी इंटरप्रेटेड एज रिजल्टिंग इन एवोल्यूशन। तो अगर इसमें जो भी चेंज आया, जो भी डिफरेंसेस आते हैं, उससे हमें पता लगेगा कि कितना एवोल्यूशन हुआ है, कितने चेंज आए हैं, तो ये हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो हार्डी वेनबर्ग यही समझाना चाह रहे हैं मैथमेटिकली कि सम टोटल ऑफ जीन पूल जो है वो टोटल जीन एंड एलील्स ऑफ अ पॉपुलेशन होता है। तो ये जनरली कांस्टेंट रहता है, और इसमें अगर चेंज आया यानी एवोल्यूशन हुआ, कुछ डिफरेंस आया, ये वो यहाँ बताते हैं अपने इस इक्वेशन के थ्रू। तो यही है कि ये हमारे एलील्स हैं। तो ये तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दे दिया है। अब इस जगह पे आप क्या कर सकते हो, जो भी कैरेक्टर लेना है वो लेके इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जा सकता है, ठीक है। और इसमें चेंजेस अगर आते हैं तो एवोल्यूशनरी वो बताते हैं कि हाँ एवोल्यूशन हुआ है। तो दिस वाज हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों एवोल्यूशन चैप्टर का। बाकी जो टॉपिक्स थे वो तो हमने देखे, दे आर वेरी सिंपल अंडरस्टैंड, एक बार समझ लिया। हाँ डार्विन ये कहते थे, हुगो डी व्राइज ये कहते थे, अल्फ्रेड वॉलेस ये बोलते थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, सिंपल सा था। और एवोल्यूशन के जो भी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल कॉन्सेप्ट ईजी हैं। ये थोड़ा सा है जहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ जाता है, और इस पर कैलकुलेशंस वगैरह अगर आ गई तो भी थोड़ा सोचना पड़ जाएगा। तो ये पार्ट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आई थिंक अभी आप इस चीज़ को समझो, जानो अच्छे से। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं इसके आगे की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लेके आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए ऑल टेक केयर एंड अ गुड बाय टू यू। थैंक यू चिल्ड्रन।